कमेटी के तमाम सदस्यों ने जिस चीज़ का संज्ञान लिया, जिस पर कार्रवाई शुरू करी, आज उसी की एक अहम बैठक जिसमें कई सारे विटनेसेस, कई सारे गवाह आज इस कमेटी के सामने पेश होंगे। उनसे कई महत्वपूर्ण सवाल ये कमेटी अपने सदस्यों के माध्यम से करेगी और कुछ कंप्लेनेंट्स जिन्होंने बीते कुछ दिनों में फेसबुक के पूरे रोल से संबंधित जो चीज़ें, जो सबूत, जो कथन हम तक पहुंचाए हैं, उस पर भी आज ये कमेटी विस्तार से चर्चा करेगी। कुल 5 गवाह, 5 विटनेसेस आज इस कमेटी के सामने पेश होंगे, जिसमें सबसे पहले विटनेस को बुलाने की अनुमति मैं तमाम सदस्यों से चाहूंगा। पहले विटनेस आज इस कमेटी के सामने जो रहेंगे वो हैं श्री अवेश तिवारी। अवेश तिवारी जी आज इस कमेटी के सामने स्काइप के माध्यम से जुड़ेंगे। वो इस समय छत्तीसगढ़ में है और यदि कमेटी इजाजत दे तो मैं उनकी गवाही शुरू करूं। बिल्कुल। अवेश जी, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? जी आपको सुन पा रहे हैं चेयरमैन सर। सदस्यों को मेरा नमस्कार। जी झूठी खबरें फैलाने वाले, सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने वाले लोगों के खिलाफ सख्त एक्शन लेने के लिए इस कमेटी का गठन दिल्ली विधानसभा द्वारा किया गया और इस कमेटी ने कई सारे अहम मसलों का संज्ञान लेते हुए कार्रवाई करी, सफल कार्रवाई करी, जिसमें एक महत्वपूर्ण कार्रवाई इस कमेटी ने शुरू करी है आज से कुछ दिन पहले, वो है फेसबुक के रोल और उसके कथाकथित इनएक्शन को लेकर और उनकी क्या भूमिका सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने में रही है कि नहीं रही है, और उन पर जो तमाम आरोप कई सारे जर्नल्स, आर्टिकल्स में लगे हैं, छपे हैं, लोगों ने सबूत दिए हैं, उस पर विस्तार से चर्चा कर एक निष्कर्ष पे पहुंचकर कार्रवाई करने के लिए मैं सबसे पहले चाहूंगा एक ओथ जो इस कमेटी के सामने आप अपना वक्तव्य और बयान दर्ज कराने से पहले लेंगे। मैं बोलूंगा और आप मेरे पीछे पीछे उसे दोहराएंगे और हम डिजिटली भी ये ओथ आप तक पहुंचा देंगे ताकि आप साइन करके हमें भेज दें। ये अंग्रेजी में मैं पढ़ रहा हूं, आप बस मेरे पीछे पीछे दोहराइएगा। जी। आई आवेश तिवारी swear in the name of God that I shall speak the truth, or the whole truth, and repeat करें please, and nothing but a truth, and that no part of mine, सर फिर से बोले, रिपीट करें, एफर्मेशन and reformation shall be false। जी, सबसे पहले इस कमेटी के सामने आप जरा अपने बारे में बताएं, आप कौन हैं, कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं? जी, मेरा नाम आवेश तिवारी है। मैं स्वराज एक्सप्रेस चैनल का छत्तीसगढ़ का स्टेट हेड हूं और फिलहाल छत्तीसगढ़ के राजधानी रायपुर में रह रहा हूं। अवेश जी, आपका फेसबुक से किसी प्रकार का कोई संबंध या तो प्रोफेशनल तौर पे, कमर्शियल तौर पे आज तक रहा है?
जी नहीं, कोई किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं रहा है। जिस तरह से लोगों के सबके अकाउंट्स होते हैं, मेरे भी फेसबुक पे प्रोफाइल है और उस पर मैं पोस्ट लिखता हूँ। जी, इस कमेटी के सामने एक एफआईआर की कॉपी है, जिस एफआईआर का नंबर है 10157, जिसमें आईपीसी की धाराएं 295A, 505 1C, 506, 500 और 34 के प्रावधानों तहत एक एफआईआर दर्ज कराई गई है। यह एफआईआर का शिकायतकर्ता अवेश तिवारी हैं और इस शिकायत में जो 3 लोग हैं जिनके खिलाफ ये एफआईआर दर्ज हुई है छत्तीसगढ़ में, उनका नाम है आंखी दास, राम साहू और विवेक सिन्हा। और इस शिकायत के, इस एफआईआर के अंत में हस्ताक्षर भी हैं श्रृंखला नंबर 14 पे, जिसमें शिकायतकर्ता यानी कि अवेश तिवारी के हस्ताक्षर है। क्या ये आपके द्वारा दर्ज कराई गई एफआईआर है? जी हाँ, यह मेरे द्वारा दर्ज कराई गई एफआईआर है। आपसे छत्तीसगढ़ पुलिस ने अभी तक इस इन्वेस्टिगेशन में क्या क्या सबूत मांगे हैं, आपने क्या क्या सबूत दिए हैं, और ये इन्वेस्टिगेशन कहां तक पहुंची है, और ये एफआईआर आपने क्यों दर्ज कराई, उस विषय में जरा इस कमेटी को बताएं। जी देखिए, ये अभी फिलहाल इसकी विवेचना जारी है। मैं कल भी गया था, वहां से नोटिस आई थी छत्तीसगढ़ पुलिस के द्वारा, और मैंने एफआईआर कराई है उसके पक्ष में वो सारे पोस्ट, वो धमकियां जो मुझे मिली और जो जिस तरह के हेट स्पीचेज फेसबुक पे लगातार देखने को मिल रहे थे, और जिसका मैंने आरोप लगाया है यहाँ की पब्लिक पॉलिसी डायरेक्टर जो हैं अंकी दास जी, वो सारी चीजें मैंने पुलिस को उपलब्ध करा दी हैं। कल की जानकारी मेरे पास ये है कि साइबर क्राइम सेल जो है यहाँ का छत्तीसगढ़ पुलिस का, वो उसका डीप इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। और जहां तक यह सवाल है कि आपने एफआईआर दर्ज क्यों कराया, जी देखिए, ये एक बात हम जानते हैं कि हम हिंदुस्तानी एक विविधतापूर्ण समाज है, विविधतापूर्ण परिवेश है हमारे हिंदुस्तान का, और जो गंगा जमुनी तहजीब है वही इस देश की पहचान है। फेसबुक के अस्तित्व में आने के बाद इधर पिछले 7-8 वर्षों से मुझे लगातार लग रहा था कि ये जो है हमारी जो संस्कृति है, जो एकता है, जो हमारे संविधान के मूल तत्व हैं, धर्मनिरपेक्षता है, उसको लगातार नुकसान पहुंचा रहा है। और यह बातें 2014 के बाद से मुझे और शिद्दत के साथ लगने लगी। लेकिन हाल के दिनों में जब मैंने ये देखा कि फेसबुक पोस्ट की वजह से क्राइम हो रहे हैं, हत्याएं हो रही हैं, मॉब लिंचिंग हो रही हैं, दंगे हो रहे हैं बड़े पैमाने पर, राइट्स हो रहे हैं, और कोई लगाम नहीं है, तो मुझे लगा ये घातक है, ये हमारी डेमोक्रेसी को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाएगा। बतौर जर्नलिस्ट हमारे न केवल खबर लिखना हमारा काम है, जन सरोकार भी बेहद जरूरी है। हर जर्नलिस्ट के जन सरोकार होने चाहिए। मुझे लगा कि अब इसको बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन ये सब सारी चीजें चलती आ रही थी। लेकिन जब ये मैंने देखा कि पब्लिक पॉलिसी डायरेक्टर ने, जो कि वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक खबर जब प्रकाशित हुई, उस खबर की, और एक पहले 2017 में भी इस तरह की खबर ब्लूमबर्ग में आई थी, मैंने उसको एक समराइज करके 8-10 पॉइंट बना करके मैंने हिंदी के पाठकों को बताना चाहा, जो मेरे फेसबुक को फॉलो करते हैं हजारों लोग, कि देखिए ये चीजें हैं और ये एलिगेशन लगे हैं। उस पोस्ट पर को खाली लेकर के उन्होंने मेरे खिलाफ एफआईआर करा दी, और एक एफआईआर में जो नाम था हिमांशु देशमुख नाम के व्यक्ति का, उसका कसूर खाली इतना था कि उसने उस पोस्ट में अंकी दास जी, जो कि पब्लिक पॉलिसी डायरेक्टर है, उनको कोट कर दिया था, उनको टैग कर दिया था। जो धाराएं उन्होंने, मैंने कंप्लेन में, अपने बड़े अजीब सी बात है कि जो कंप्लेन उन्होंने दिल्ली पुलिस को किया, उसमें उन्होंने लिखा कि इनके खिलाफ ये धाराएं लगाई जानी चाहिए, 394A, 500, 506, ये धाराएं लगाई जानी चाहिए। चूंकि यह बात साबित हो रही थी वॉल स्ट्रीट की खबर से
और हम लगातार चूंकि खुद फॉलो कर रहे थे इस बात को, देख रहे थे कि कहीं ना कहीं से फेसबुक हेट स्पीच को बढ़ावा दे रहा है। उसके बाद मुझे अनिवार्य लग गया कि नहीं, मुझे भी शिकायत दर्ज करानी चाहिए और मैंने जाकर के FIR दर्ज कराई। दूसरी बात बताऊं कि इनके साथ जो 2 लोगों का नाम दर्ज कराया है और डाला है, राम साहू और विवेक सिन्हा, ये लगातार उसी पोस्ट पर, जिस पोस्ट पर मैंने अंशी दास जी के बारे में वॉल स्ट्रीट का जिक्र किया के माध्यम से जिक्र किया था, कि खबर के माध्यम से, उसमें मुझे जलाने की धमकी दी जा रही थी और तमाम तरह की धमकियां दी जा रही थी। मैंने इसलिए उनका नाम भी इसमें शामिल किया। वो लगातार अंशी दास के समर्थन में वहां पर टिप्पणियां करते। आपने अभी इस कमेटी के सामने अपना वक्तव्य रखा, उसी से संबंधित एक सवाल पूछना चाहूंगा। क्या आप ये मानते हैं कि जिस हेटफुल कंटेंट का आपने जिक्र किया, क्या उस कंटेंट को फेसबुक अपने प्लेटफॉर्म पे शरण देता है, और अगर देता है तो क्या उससे आपको लगता है सांप्रदायिक सद्भाव देश का बिगड़ता है? 2 समुदायों के बीच या 2 धर्म विशेष के बीच आपसी दंगा फसाद, झगड़ा, वायलेंस जैसे इंस्टेंसेस उत्पन्न होते हैं। क्या वो कंटेंट इस प्रकार की घटनाओं को जन्म देता है आपके हिसाब से? देखिए चेयरमैन सर, एक बात बहुत महत्वपूर्ण है कि जब बुरे विचार होते हैं और साथ में अच्छे विचार आते हैं, तो अच्छे विचार कम से कम बुरे विचारों को दबाते हैं, उनको खत्म करते हैं। 2 दोष है, बुरे विचारों को केवल बढ़ावा नहीं देता फेसबुक, अच्छे विचारों को हटाता भी है। ये एक, मैं सीधे आरोप लगा रहा हूं, मेरे पास इसके सबूत भी है जो कि मैं कमेटी के सामने रखूंगा। आपको बताऊं कि ये हेट स्पीच के जहां तक मामले हैं, मैं कम से कम मैंने इधर बीच देखा है 7-8 दंगों को। मुजफ्फरनगर का जो दंगा हुआ था उसके बाद से लेकर के भी मैं देख रहा हूं कि जब कभी किसी भी जगह में, किसी प्रदेश में, किसी भी शहर में सांप्रदायिक सद्भाव के बिगड़ने की स्थिति आती है, तो उसमें और अधिक फेसबुक की पोस्ट से आग लगती है। और इस बात को कहने में कोई 2 राय नहीं है कि देश में रोज बरोज आज की तिथि में भी फेसबुक की पोस्ट से रोज 4, 5, 6, 10 अपराध होते ही होते हैं। और तमाम दंगों के बारे में मैंने देखा, दिल्ली दंगे थे, अभी पश्चिम बंगाल में दंगा हुआ था वो, और उसके पहले मुजफ्फर यूपी में भी कई जगहों पे हिंसा, बल्कि सहारनपुर का मामला था। मैंने देखा लगातार कि फेसबुक की पोस्ट जो है एक बड़ा जरिया बनी हुई है। और होता ये है कि तमाम कंटेंट्स की कंप्लेन करने के बावजूद भी फेसबुक नहीं हटाता उनको। और यह बात मैं एक्सपीरियंस के आधार पे कह सकता हूं कि फेसबुक जो कंटेंट को निगरानी, जिसको कम्युनिटी स्टैंडर्ड की बात कहता है, वो कम्युनिटी स्टैंडर्ड ऑटोमेटेड नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपने किसी हेटफुल कंटेंट की कंप्लेन कर दी वो हट जाएगा। वो मुझे लगता है कि ह्यूमन इंटरफेस उसमें होता है, कोई आदमी दूसरी छोर में बैठा हुआ है जो उन कंप्लेंट्स को देखता है और उस कंप्लेन को अपने हिसाब से, अपने विचारों के हिसाब से उनको प्रमोट करता है या फिर हटाता है। तो मैंने बार बार देखा कि जो भी कंटेंट ऐसे थे जिससे 2 संप्रदायों के बीच हिंसा की बढ़ सकती थी, उनकी बीच दूरियां बढ़ सकती थी, वो कंटेंट फेसबुक ने लगातार बढ़ाए। और दुखद ये है कि वो सारे कंटेंट जिनकी वजहों से पूर्व में देश में दंगे भड़के हैं, वो कंटेंट अब भी फेसबुक पर मौजूद के सामने। ये वॉल स्ट्रीट जर्नल का जो आर्टिकल 14 अगस्त 2020 को छपा, जिसका शीर्षक था फेसबुक हेट स्पीच रूल्स कोलाइड विद इंडियन पॉलिटिक्स, ये आपने, जैसा आपने जिक्र करा, आपने भी इसको अच्छे से पढ़ा, इसके खिलाफ, इस पे आपने फेसबुक पर भी एक पोस्ट डाली। क्या आपको लगता है कि जो चीजें और जो इंस्टेंसेस जिनका जिक्र उस वॉल स्ट्रीट जर्नल के आर्टिकल में किया गया, उनसे दंगा भड़क सकता है? और क्या आपको लगता है कि दिल्ली में जो 2020 में दंगे हुए इस साल के शुरुआत में, जिसमें बड़े मासूमों की जानें गईं, भाईचारा, अमन, प्यार, शांति राजधानी क्षेत्र का बिगड़ा, क्या आपको लगता है कि फेसबुक की उस संदर्भ में भी दंगा को भड़काने की या फिर भड़कने से उसे रोकने की
जो एक जिम्मेदारी थी, जो एक दायित्व था, वो फेसबुक ने नहीं निभाया? चेयरमैन सर, हमारे पास फिलहाल इस बात के पुख्ता प्रमाण हैं कि दिल्ली दंगों को भड़काने में फेसबुक की बड़ी अहम भूमिका रही, बहुत ज्यादा। और एक बात मैं दावे के साथ कह सकता हूं, और तथ्य भी मैंने कमेटी के सामने रखूंगा, मैंने कुछ कमेंट भेजे भी हैं तथ्य के कमेटी को, कि दरअसल ये दंगा फरवरी में हुआ, लेकिन मुझे लग रहा था कि दिल्ली विधानसभा चुनावों के पहले ही इस दंगे की रूपरेखा खींच ली गई थी। मैं कुछ तथ्य रखना चाहूंगा कमेटी के सामने, और आपको बता दूं आपकी बात को जोड़ते हुए कि वॉल स्ट्रीट जर्नल ने कल रात एक खबर और प्रकाशित की है, और जो बीती रात खबर प्रकाशित की है उसमें वॉल स्ट्रीट जर्नल ने ये कहा है कि अंखी दास जो है पब्लिक पॉलिसी डायरेक्टर फेसबुक की, वो 2012 से ही देश के पीएम नरेंद्र मोदी जी का फेसबुक कैंपेन संभाल रही हैं, और उन्होंने 10 लाख फैंस जब उनके हो गए तो उन्होंने कहा कि हमारा गुजरात अभियान कामयाब हुआ। वो उस WSJ बताता है कि वो नरेंद्र मोदी को भारत का जॉर्ज बुश कहती हैं। दिल्ली दंगों की भूमिका पर हम आते हैं। दिल्ली दंगों में हुआ क्या, दरअसल मैं आपको बताऊं कि मुझे लगता है कि फेसबुक ना होता तो दंगों की तीव्रता उतनी नहीं होती जिस ढंग से थी। मैं जनवरी में आता हूं, जनवरी महीने में 12-13 की बात है, मैंने वो दे रखे हैं तथ्य फेसबुक को, उनको आपकी कमेटी को दे रखे हैं। एक वीडियो कपिल मिश्रा जी द्वारा उस वक्त लगाया गया, जो मैंने देखा और अभी तक फेसबुक पर मौजूद है। उसमें उन्होंने उस वीडियो में कहा कि गाना एक गा रहा है, कोई पैरोडी गाना है कि सब नकाब उतारे जाएंगे, सब चेहरे सामने आएंगे, और उसके आगे का शब्द मैं इस्तेमाल नहीं कर सकता। उन्होंने साफ साफ कहा कि भीड़ को मैंने उकसा रहे थे कहीं ना कहीं से कि उनको मारा जाएगा। वो आप देख सकते हैं, आपके सामने है, मैंने वो दे रखा है। दूसरी बात, शाहीन बाग में जो आंदोलन हो रहा था वहां पर बच्चे भी थे, महिलाएं भी थी, और एक बड़ी जरूरत इस बात की थी कि शांतिपूर्ण रहे ढंग से सब चीजें हो जाएं। बच्चों को लेकर के पोस्ट लगाई गई कि ये देखिए ये मुस्लिम बच्चे शाहीन बाग में जहरीले नारे लगा रहे हैं। दरअसल हुआ ये कि जनवरी माह में कि इलेक्शन का माहौल था, और चुनाव आयोग जो है वो मुझे लग रहा है कि वो जमीन पर तो देख रहा था, भाषण तो देख रहा था, वो देख रहा था कि पोस्टर बैनर क्या लगाए जा रहे हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर जो उन्माद फैलाए जा रहे थे उसकी तरफ किसी की निगाह नहीं थी। न तो दिल्ली पुलिस की निगाह थी, न तो चुनाव आयोग की निगाह थी, और न तो जर्नलिस्ट इस बात को समझ पा रहे थे कि वहां पर आग लगाई जा रही है। अब आते हैं हम सीधे दंगों के दौरान की बात पे आते हैं। आपको बताऊं कि फेसबुक पर एक पोस्ट है, 26 फरवरी की पोस्ट है, जो अभी तक आपको मिल जाएगी, आप खोजेंगे। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से लोगों को वो किया गया कि वो हिंसा में उतरे। एक पोस्ट है किसी ठाकुर निशांत पुंडीर ने लगाई कि अपनी दुकान पर बैठा हुआ था विवेक, दंगाइयों ने ड्रिल मशीन से कर दिया सिर में छेद। आप कल्पना करिए, इस तरह की झूठी पोस्टें जो हैं लगातार लगाई जा रही थी। मेरे गार्जियन के कोरेस्पोंडेंट जो हैं हिंदुस्तान के, मेरे मित्र हैं, उन्होंने 27 फरवरी को मुझे एक फेसबुक पोस्ट का स्क्रीनशॉट दिया, जो दिखाना और बताना बहुत जरूरी है। मुझे लगता है कि इससे ये समझ में आ जाएगा कि हाँ क्यों दंगा भड़का, फिर उस दौरान हिंसा की स्थिति और गंभीर क्यों हुई। इसे पंकज कुमार नाम के प्रोफाइल का स्क्रीनशॉट भेजा, जिसमें कहा जा रहा था कि जागो हिंदू जागो, 32 मस्जिदों पे हो रहा है ऐलाने जंग, हिंदू दिल्ली छोड़ो। यह बात पंकज कुमार नाम की व्यक्ति ने, ये गार्जियन के मेरे फ्रेंड ने भेजा था, गार्जियन ने बाद में इस पर खबर भी प्रकाशित की। अच्छा, दरअसल कुछ लोगों पर मैं बड़ी गहरी निगाह रखा हुआ था दिल्ली दंगों के दौरान। उसमें एक कपिल मिश्रा जी के पिताजी भी हैं, जिनका नाम है रामेश्वर जी पंकज। ये बात बहुत कम लोग जानते होंगे। लोगों की कपिल मिश्रा पर निगाह थी, लेकिन अलग अलग उस वक्त उस दंगों के दौरान
सैकड़ों अकाउंट, फेसबुक पर पेजेज ऐसे ऐसे आ गए थे जो अपने आप में बड़े चौंकाते थे, जो दंगों को भड़काते थे, हिंदू मुस्लिमों के खिलाफ आग भरने का काम कर रहे थे। वो फेसबुक पेज अभी है। मैं बात कर रहा हूं कपिल मिश्रा के पिताजी रामेश्वर मिश्र पंकज जी का। जिस दिन 29 तारीख को सर्वाधिक लोग दंगे में मारे गए, उन्होंने क्या लिखा, मैं उसको सीधे जो उन्होंने लिखा शब्दशः कोट कर रहा हूं, उसको सुनना चाहिए। उन्होंने लिखा कि कृपया हमारे फेसबुक पेज पर ऐसी कोई पोस्ट न डालें जिसमें कोई हिंदू आदमी किसी मुस्लिम की जान बचाने की कोशिश कर रहा हो, इससे मेरा खून खौलता। कितना बड़ा दुर्भाग्य है इस देश का। कपिल मिश्रा लाखों लोगों के नेता बनते कहते हैं खुद को, उनके पिता ये बात लिख रहे हैं जिसमें कोई हिंदू आदमी किसी मुस्लिम की जान बचाने की कोशिश कर रहा हो, उससे मेरा खून खौलता है। इनको क्या लोग पसंद करने वाले हैं। इन्होंने 29 फरवरी को ही लिखा कि दिल्ली की भयंकर विनाश लीला जो मुसलमानों द्वारा प्रायोजित थी, यह स्पष्ट कर गई कि हिंदुओं और मुसलमानों का साथ साथ रहना और जीना लगभग असंभव। एक बात और बताना चाहूंगा कि उस दंगों के दौरान तमाम ऐसे चैनल्स आ गए थे जो केवल फेसबुक पर ही ऑपरेट करते थे, जो फेसबुक पर ही अलग अलग पेजेस पर काम करते थे। अलग अलग जो हिंसा को भड़काने वाले, सांप्रदायिक तनाव भड़काने वाले जो पेजेस हैं, उनमें ये नए नए यूट्यूब चैनल्स, फेसबुक चैनल्स कह सकते हैं, काम कर रहे थे। कुछ का नाम था जैसे कि कैपिटल टीवी, एक का नाम हेडलाइंस टाइप का है, इस टाइप का नाम है। आपको बताऊं, एक व्यक्ति है डॉक्टर मनीष तिवारी, आई डोंट नो हु इज ही। ये बात जानने की बहुत जरूरी है। तो मुझे बड़ा अजीब लगता है कि जिस दिन इन्होंने एक वीडियो पोस्ट किया, मैं चाहूंगा कि कमेटी वो वीडियो को अभी दिखाना चाहिए। डॉक्टर मनीष तिवारी ने कैपिटल टीवी के माध्यम से एक पोस्ट डाली जिसको 47 लाख लोगों ने देखा। जब दिल्ली में दंगा चल रहा था, लोगों की हत्याएं हो रही, उस पोस्ट में उन्होंने लिखा, उस वीडियो में उन्होंने दिखाया कुछ जलती हुई दुकानों को, और डॉक्टर मनीष कुमार ने लिखा, दिल्ली दंगे का सबसे खौफनाक सच, कैसे रामलाल की दुकान जला दी और इमरान की बच गई। आप कल्पना करिए कि किस तरह से लोगों के मन में क्या भरा जा रहा था। दुकानें दिखाई जा रही थी। मैं चाहूंगा कि कमेटी वीडियो जरूर दिखाए सदस्यों को। वो वीडियो अभी तक फेसबुक पर मौजूद है, जिसको 47, जी हाँ मौजूद है, मैंने भेजा है आप लोगों को लिंक। अगर संभव हो तो प्लीज वो वीडियो दिखाए। सामने पेश होने से पहले जितना भी एविडेंस, सबूत और मटेरियल भेजा है वो कमेटी के सामने है। आप अपना वक्तव्य जारी रखिए। जी जी जी, तो हम चाहेंगे कि कमेटी उसको जरूर दिखाए। इसमें उन्होंने कहा कि दिल्ली दंगे का सबसे खौफनाक सच, कैसे रामलाल की दुकान जला दी और इमरान की बच गई। आप अंदाजा लगाइए ये क्या उकसा रहे थे, किस तरह की। अच्छा, एक बात और भी है, ऐसा नहीं था कि दिल्ली दंगों के दौरान ही ये सक्रिय थे, उसके बाद भी ये लगातार हेट स्पीचेस फैलाने में सक्रिय रहे। केवल दिल्ली दंगे के दौरान ही नहीं, दिल्ली दंगे के तुरंत बाद आपको याद हो कि जब कोरोना पूरे देश में फैला हुआ था, पश्चिम बंगाल के तेलिनीपारा एक जगह है, कलकत्ता से 40 किलोमीटर दूर, वहां पर दंगा भड़क गया हिंदू मुसलमानों के बीच। यही डॉक्टर मनीष कुमार और यही वो लोग जो लगातार हिंदू मुस्लिमों के बीच वी सपोर्ट अमित शाह, वी सपोर्ट इंडियन आर्मी जैसे फेसबुक पेज पर पोस्ट कर रहे थे, उस दंगों में भी सक्रिय हो गए। मैं आपको बताऊं कि एमपी है बीजेपी के वेस्ट बंगाल के अर्जुन सिंह, उन्होंने क्या किया, एक फेसबुक पोस्ट की जिसमें एक बता दूं आपको कि तेलिनीपारा में एक मुस्लिम व्यक्ति मार दिया गया था दंगे में। उन्होंने उस मुस्लिम व्यक्ति की तस्वीर लगाई फेसबुक में और कहा कि देखिए हिंदू को मुस्लिमों ने मार डाला।
इस तरह की, और फेसबुक पोस्ट आज भी मौजूद है और उसको लेकर के पश्चिम बंगाल पुलिस ने अर्जुन सिंह जी के खिलाफ मुकदमा भी कायम किया। तो मैं ये देख रहा कि दिल्ली दंगों में भूमिका फेसबुक की जो रही, और सबसे बड़ी दुखद बात यह है कि वो सारी फेसबुक पोस्ट, वो वीडियोज, वो हेट स्पीचेज अब भी फेसबुक पर मौजूद है और उनका इस्तेमाल कभी भी किसी वक्त और दंगों को भड़काने में किया जा सकता है, और कल तो होता ही है। ये सच्चाई है। मैं अभी थोड़ा दिल्ली दंगों पे फोकस करते हुए आपसे पूछना चाहूंगा कि आपने कमेटी के सामने कहा कि केवल कि फेसबुक और अन्य असामाजिक तत्व ये प्रयास कर रहे थे कि दिल्ली चुनाव 2020 से पहले, जो दिल्ली का फरवरी के महीने में 2020 का चुनाव हुआ, जिसमें इस कमेटी के तमाम सदस्य भी चुनाव में पार्टिसिपेट किया, उन लोगों ने शिरकत ली, उस चुनाव से पहले दंगा कराने की फेसबुक की मंशा थी कि चुनाव से पहले दंगा हो जाए ताकि एक खास राजनीतिक दल को उसका फायदा मिल सके। क्या ये सत्य है? बिल्कुल सत्य है, एकदम सच्चाई है। यह सच है कि दो ध्रुवीकरण पहले, फेसबुक के अस्तित्व में, इंटरनेट क्रांति के पहले जो ध्रुवीकरण मुद्दों पर हुआ करता था और तरीके थे, अब तो फेसबुक मुद्दे स्थापित कर रहा है और इनको फेसबुक की ही वजह से वो जो कहा जाता है पोलराइजेशन ऑफ वोट, वो हुआ और उसको करने के लिए बाकायदे दंगों की आधारशिला बनाई गई, दंगों की नींव रखी गई, क्योंकि वो एक रास्ता था कि उसके होते हुए दिल्ली में इलेक्शन थे और तमाम चीजें थी। तो ये इस बात को कहने में कोई दो राय नहीं है और ये बात साफ नजर आती है उस वक्त की तमाम पोस्ट से, और ये बात खुली आंखों से, मैंने तो आपको तथ्य दिए हैं चेयरमैन सर, कोई भी देख सकता है, यह बात आसानी से समझी जा सकती है। जबकि फेसबुक, आप बताएं कि अभी भी कोई एक आदमी जिसकी फेसबुक में प्रोफाइल है, वो कुछ कीवर्ड्स चुन करके आप ये तय कर सकता है कि हमारे फेसबुक पोस्ट पर गालियां नहीं आएंगी, संप्रदाय नहीं आएगा, धर्म नहीं आएगा, हिंसा नहीं आएगी। यह काम कोई एक प्रोफाइल रख करके कर सकता है, कंटेंट का मॉडरेशन। फेसबुक क्यों नहीं कर सकता, जो दूसरे छोर से देख रहा है? ये कैसे संभव है कि अमेरिका में जो आपके तौर तरीके वहां है मॉडरेशन के, वो अलग है, भारत में अलग हो जाएंगे? वहां पे आप न्यूट्रलिटी की बात करोगे, यहां पर एक पक्ष में खड़े हो जाओगे और वो पक्ष साफ साफ नजर आ रहा है, वो साफ दिख रहा है। कि हिंदुस्तान फेसबुक के लिए, फेसबुक एक कंपनी के लिए एक बहुत बड़ी मार्केट है। यहाँ की आबादी बहुत ज्यादा है और वो जो हम अखबारों में पढ़ते हैं, जितना हमारी जानकारी है, वो भारत को एक बहुत अहम मार्केट के तौर पे देखता है। आपने एक बात कही कि शायद फेसबुक के जो कानून है, जो कम्युनिटी स्टैंडर्ड्स हैं, जो कानून कायदे हैं जिसके तहत वो सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने वाले प्रकाशित मटेरियल को अपनी फेसबुक प्लेटफॉर्म से हटा देता है या एक्शन लेना चाहिए, वो कायदे कानून अमेरिका जैसे देश के लिए कुछ और हैं और वहां लागू भी किए जाते हैं, ठीक से लागू किए जाते हैं, और भारत देश जैसे राज्य के लिए, हमारे देश के लिए यहां पर वो कायदे कानून अलग हैं, उन्हें डाइल्यूट कर दिया जाता है और मनचाहे ढंग से उन्हें इंप्लीमेंट किया जाता है ताकि कुछ विशेष लोगों को फायदा मिले, एक खास विचारधारा को फायदा मिले, कुछ राजनीतिक लाभ किया जाए, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण किया जाए। क्या ऐसा है? क्या मैं आपकी बात को सही समझ पा रहा हूं? बिल्कुल आप सही समझ पा रहे हैं। आज जो वॉल स्ट्रीट जर्नल की खबर आई है बीती रात 2:30 बजे, मैं अभी, हम जानते हैं कि अभी चेयरमैन आप और कमेटी के अन्य सदस्य उसको पढ़ेंगे, उसमें साफ साफ ये बात कही गई है, साफ साफ ये बात लिखी गई है कि जो इंडिया की टीम है वो कैलिफोर्निया को रिपोर्ट नहीं करती जो फेसबुक पे, जबकि अन्य देशों की टीम जो बनी हुई है वो उनके सीधे हेडक्वार्टर को रिपोर्ट करती है। इंडिया की टीम को ये छूट दी गई, ये बात साफ साफ कही गई है। दूसरी बात, जहां तक कम्युनिटी स्टैंडर्ड का सवाल है,
अमेरिका में अभी देखिए एक ब्लैक की हत्या हुई, उसके बाद फेसबुक ने अपने आप को पूरी तरह से न्यूट्रल रखते हुए वहां पे काम किया। अभी वो बात कर रहे हैं कि अभी प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होगा, उसमें उन्होंने बात की तैयारी कर ली है कि इलेक्शन के बाद किसी तरह का र्यूमर न फैले। लेकिन यहाँ पर अफवाहों के आधार पे अफवाहों को बढ़ावा देने का काम वो लगातार होता है, और फेसबुक की कोई ऐसी पॉलिसी नहीं है। यह सामान्य सी बात है कि कोई ऐसी पोस्ट जो किसी धर्म को बढ़ावा देकर के किसी धर्म को गाली दे रही हो, उसको हटाने की प्रक्रिया बहुत सीधी और सरल हो सकती है। उसको नहीं किया गया, जबकि ये बेहद सामान्य था, इसको किया जा सकता था। ठीक कहा आपने। जैसा कि आपने उदाहरण दिया कि अभी कुछ ही हफ्ते महीने पहले अमेरिका के अंदर एक अफ्रीकन अमेरिकन की हत्या हुई, जिसके बाद एक प्रकार से पूरे अमेरिका के अंदर प्रोटेस्ट शुरू हुए, धरना शुरू हुआ, प्रदर्शन किया लोगों ने। उस समय जैसा कि आप बता रहे हैं कि फेसबुक ने अपने कायदे कानून नियम कम्युनिटी स्टैंडर्ड्स को बखूबी लागू किया, और वहां पर जो तनाव पैदा हो रहा था उसे शांत करने में, अमन चैन शांति भाईचारा बनाए रखने में, उसे प्रमोट करने में एक भूमिका निभाई। वो भूमिका आपके हिसाब से दिल्ली दंगों के दौरान फेसबुक ने नहीं निभाई, क्या यह सही है? मैं यही बार बार कह रहा हूं कि ऐसी पोस्ट जो दो संप्रदायों में एकता को बढ़ावा देने वाली हो, तो हिंदू जानते हैं यहाँ पे बहुभाषा बोलने वाले लोग, अलग अलग धर्म, अलग अलग जाति के लोग, उनको एकता को बढ़ावा देने वाले पोस्ट जो हो, वो पोस्ट फेसबुक से हटाए जाने लगे। यह बात कभी नहीं कही गई। मेरे पास सबूत है इस बात के कि ऐसी पोस्ट जिनसे हिंदू मुस्लिमों की एकता बढ़ती हो, वो हटाई गई, और साथ में उन पोस्ट को प्रमोट किया गया जिनसे हिंदू मुस्लिमों के बीच की दूरियां बढ़ती हो। दिल्ली दंगों के दौरान ये बार बार हुआ, और ये साफ नजर ऐसे पोस्ट, ऐसे पेजेस पे जिनके 5 लाख, 8 लाख, 10 लाख, 12 लाख फॉलोअर्स है, उनमें हुआ। ये साफ नजर आ रहा था, अभी भी नजर आ रहा है। ये साफ साफ दिख रहा है कि फेसबुक की भारत में पॉलिसी किस तरह से जी ऐसा नहीं है कि वक्त बदला तो उसको उनको हटा दिया गया, मतलब ये है। और जबकि उनकी रिपोर्टिंग बार बार की गई, उनकी रिपोर्ट्स बार बार की गई, उन पोस्ट को देखा नहीं जा सकता, पढ़ा नहीं जा सकता, घर में आप सुन नहीं सकते, वो फेसबुक पर मौजूद है। तो बारी बारी जिक्र हो रहा है फेसबुक का कि किस प्रकार से दिल्ली दंगों में कहीं ना कहीं उनकी ओर से लैप्सेस रहे, या फिर उनकी एक्टिव पार्टिसिपेशन रही कि दंगा भड़के। जैसा कि आपने भी कहा और इस कमेटी के सामने आए, आज से पहले कुछ गवाहों ने भी ये बात रखी। मैं ये जानना चाहूंगा, कमेटी आपके माध्यम से समझना चाहेगी, जानना चाहेगी, आप एक वरिष्ठ पत्रकार भी हैं, कि जब हम फेसबुक का जिक्र करते हैं कि फेसबुक ने हिंदुस्तान में ऐसा किया, फेसबुक ने दंगे भड़काए, फेसबुक ने ये नियम का कानून कायदे कम्युनिटी स्टैंडर्ड लागू करना था, नहीं किए, तो इस फेसबुक से हमारा मतलब क्या है? इसके पीछे कौन लोग हैं? कुछ ऑफिशियल्स फेसबुक के इस पूरी रचना को पिरो रहे हैं, इसको चला रहे हैं, कौन है वो लोग, और उनके क्या रिश्ते हैं उन लोगों से जिन लोगों को इस प्रकार के हथकंडे अपनाने से साफ साफ राजनीतिक और अन्य प्रकार के फायदे होते हैं? जी देखिए, एक बात जो मेरा अपना एनालिसिस है वो मैं साफ तौर पे देख पाता हूं, और इसको मुझे लगता है कि हर हिंदुस्तानी को इस नजरिए से देखने की जरूरत है। ईवीएम की टेम्परिंग की बात बार बार होती है चुनावों में कि ईवीएम की टेम्परिंग हो रही है, लेकिन यह सच्चाई है कि देश में विपक्ष न केवल लोकसभा चुनाव में बल्कि तमाम राज्यों के विधानसभा चुनावों में न केवल ईवीएम से बल्कि सोशल मीडिया यानी कि फेसबुक और व्हाट्सएप से भी लड़ रहा है। इस बात को मानना होगा, इस बात को जानना होगा। और फेसबुक ऐसा कर क्यों रहा है? निसंदेह उसके अपने फायदे हैं, उसके अपने आर्थिक फायदे हैं। वो पूरी तरह से किसी न किसी एक इस बात को इनकार करने की भी कोई वजह नहीं है कि वो सत्ताधारी पार्टी के साथ जिधर ताकत है केंद्र सरकार के साथ मिलकर के काम कर रहा है। यह बात भी सच है कि फेसबुक ने ये फेसबुक की पॉलिसी का उल्लंघन है कि जो फेसबुक पेजेज बिना किसी
सही पहचान के कि इनका मालिक कौन है, बनाए जाते हों, उनको हटा दे। लेकिन तमाम फेसबुक पेजेज ऐसे हैं जिनमें आइडेंटिटी क्लियर नहीं है कि इनको कौन चला रहा। वी सपोर्ट अमित शाह, वी सपोर्ट इंडियन आर्मी, बीजेपी के नाम पे तमाम पेजेज बने हुए हैं, और लेकिन उनका मालिक कौन है, करता धरता कौन है, इसके बारे में फेसबुक ने कभी जानने की कोशिश नहीं की। जबकि फेसबुक की पॉलिसी में ये है कि ऐसे पेजेज जिनका कोई मालिक न हो, जिनके बारे में जानकारी न हो, कृपया उनको हटा दिया जाए। लेकिन वो चल रहे हैं। एक बात साफ है कि चुनावी राजनीति में, चूंकि भारत में हर 5 साल पे चुनाव होने हैं, फेसबुक का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर कोई, मुझे लगता है कि एक बड़ा खेल चल रहा है जिसमें करोड़ों रुपए का वारा न्यारा हो रहा है, बड़ी संपत्ति इन्वॉल्व है, बड़ा पैसा इन्वॉल्व है। ये अन्य देखिए कितना दुर्भाग्यपूर्ण है, कोरोना के इस गंभीर दौर में फेसबुक ने अमेरिका जैसे संपन्न राष्ट्र में हजारों करोड़ रुपए खर्च किए हैं। अभी पिछले दिनों मैं देख रहा था कि वहां पे उन्होंने जो वहां के ब्लैक्स हैं उनके लिए, उनके बिजनेस को वो करने के लिए, बूस्ट अप करने के लिए फेसबुक 125 करोड़ देगा। फिर आया कि 10,000 लोगों, एम्प्लॉय, एंटरप्रेन्योर्स की मदद करेगा। भारत में फेसबुक ने बताई है कि किस जिले, किस गांव, दिल्ली शहर या कहां कौन सी मदद कर दी, कौन सी आर्थिक मदद की। वो केवल सबसे ज्यादा हम फेसबुक का इस्तेमाल करने वाले भारतीय हैं पूरी दुनिया में। इसकी वजह क्या है? केवल एक ये रही कि हम लोग अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को आजादी के अलग अलग सोपानों में सबसे महत्वपूर्ण समझते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट समझते हैं। हमको लगा कि फेसबुक आ गया, एक टूल मिल गया, अपनी बात कह लेंगे। लेकिन वो तो अब हमारा पॉलिटिकल इस्तेमाल कर रहा है, पूरी तरह से पॉलिटिकल इस्तेमाल कर रहा है, वो माइंड वॉशिंग का काम कर रहा है हमारे तमाम युवा। अब आप दिन रात, दरअसल हुआ ये कि फेसबुक इंडिया की टीम लगातार तमाम झूठ, तमाम अफवाहों को एस्टेब्लिश करने का और हमारे देश के युवाओं को दिग्भ्रमित करने का, झूठी बातों पर विश्वास करने का प्लेटफॉर्म देने का काम कर रही है। और ये बात बिल्कुल साबित है कि इससे उसका आर्थिक हित जुड़ा हुआ है और इससे एक पॉलिटिकल पार्टी का अपना चुनावी हित जुड़ा हुआ है। यह बात अब साबित भी हो रही है। मैंने अपने पहले पूछे गए सवाल में भी जिक्र किया था, कौन वो लोग हैं जो फेसबुक इंडिया को इस दिशा में चला रहे हैं? जी देखिए, आज जो रिपोर्ट आई है वॉल स्ट्रीट की, वो पूरी तरह से एकदम साफ साफ कहती है कि फेसबुक इंडिया के जो अधिकारी हैं यहाँ के, वो पूरी तरह से बीजेपी के साथ 2012 से ही काम कर रहे हैं। यह बात वो साफ साफ करती है। इसके खुलासे में उन्होंने तमाम तरह की बातें कही हैं और जो बातें कही हैं वो साफ नजर भी हमें आती हैं। जो लोग फेसबुक पे हैं, फेसबुक के पेजेस को या फेसबुक की जो रिसर्च कर रहे हैं, हमारे जैसे लोग फेसबुक की पोस्ट को लेकर के, वो साफ समझ सकते हैं। इसमें इन्होंने एक बात बताया है कि जो लिखा है कि मोदी जी ने, देश के प्रधानमंत्री जो हैं, उन्होंने फेसबुक की जो ग्लोबल इलेक्शन ऑफिसर है कैटी हर्बर्ट, उनको अपनी सबसे पुरानी हमसफर कहा कि वो हम सबसे पुरानी हमसफर हैं। और उसके अलावा आंखी दास को लेकर के इसमें साफ साफ कहा गया है कि इस पोस्ट में, मैं इनको देख रहा था, इसमें ये कहा था कि जब उन्होंने 10 लाख के करीब उनके फॉलोअर्स बनाने में मदद की फेसबुक इंडिया की टीम ने, तो उन्होंने यह भी कहा कि एक पार्टी का युग खत्म हुआ, हमें 30 साल का समय लग गया इस समाजवाद को खत्म करने में। ये उनके कोट थे जो कि वॉल स्ट्रीट जर्नल ने छापा है आज। और उसके अलावा उन्होंने ये भी लिखा कि इस खबर में लिखा हुआ है कि 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान आंखी दास द्वारा अपने साथी कर्मचारियों के साथ बीजेपी के इंटरनल जो असेसमेंट था वो उसको साझा करती थी, जिसमें मोदी जी की जीत बताई जाती थी। वह उनसे कहती थी कि बीजेपी, उन्हें यह सब फीडबैक जो है बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता और करीबी दोस्त से प्राप्त हुआ है। और सबसे बड़ी बात जो वॉल स्ट्रीट जर्नल ने कही है, जो हम सबको जाननी चाहिए, कमेटी को जरूर जानना चाहिए, इस स्टोरी में कहा कि भाजपा ने
फेसबुक की विज्ञापन नीति में राजनीतिक विज्ञापनों से जुड़ी पारदर्शिता का उल्लंघन किया, लेकिन यह जानने के बावजूद कंपनी ने पार्टी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। यह सच्चाई लिखी है आज जो WSJ ने पोस्ट लगाई है, उसमें लिखा है साफ साफ कि नियमों के मुताबिक विज्ञापन दाताओं को अपनी पहचान की पुष्टि करनी होती है और फेसबुक यूजरों के सामने अपनी पहचान बतानी होती है, लेकिन फेसबुक के विज्ञापन अपने नाम से खरीदने के अलावा भाजपा ने सैकड़ों हजार डॉलर नए बने संगठनों के माध्यम से विज्ञापन में निवेश किया, जिन्होंने ऐसा करते वक्त पार्टी की भूमिका को उजागर नहीं किया। इसको पता चलने के बावजूद फेसबुक ने न तो विज्ञापन हटाए न ही पेज हटाए। इस तरह की चीजें कही हैं। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने साफ तौर पे कहा है कि फेसबुक इंडिया सीधे कैलिफोर्निया के मेनलो पार्क स्थित फेसबुक मुख्यालय को रिपोर्ट करता है, लेकिन आंखी दास की टीम को इससे छूट मिली है, उनको रिपोर्ट करने की कोई भी जरूरत नहीं। कहने का मतलब ये है कि आप एक ऐसे देश में जहां पर कि चुनावी राजनीति लगातार गंभीर देखते जा रहे हैं कि उनमें हिंसा का बोलबाला बढ़ गया है, धर्म की बार बार होता है कि धर्म जाति को लाया जा रहा है, वैसे देश में जब बात फेसबुक की भूमिका ये होनी चाहिए थी कि डेमोक्रेसी को मजबूत करता, ज्यादा से ज्यादा लोग वोटिंग करने जाए ये मजबूत करता, एक विशेष पार्टी के पक्ष में माहौल बनाना, उसके समर्थकों की पोस्ट को बढ़ावा देना, उसको बुस्टअप करना, उनके पेजेस को जो जिनमें हिंसा की को उकसाने संबंधी चीजें भरी हुई हैं, उनको प्रमोट करना, उनको न हटाना तमाम शिकायतों के बावजूद, ये अपने आप में बहुत ही खतरनाक है। आपको बताऊं, कैम्ब्रिज एनालिटिका की बात होती है, उसका खुलासा हम सब जानते हैं कि वो डाटा कलेक्ट करके साइको एनालिसिस कर रही थी वोटर्स का अमेरिका में। उनको कहा गया कि इंडिया में भी कुछ जगह इस्तेमाल किया गया, लेकिन कैम्ब्रिज एनालिटिका तो एक कंपनी छोटी सी है। फेसबुक अकेले पूरे भारत में जहां 130-135 करोड़ की जनता है, जिनमें 40-50 करोड़ फेसबुक का इस्तेमाल करते हैं, उनका एक सूत्री कार्यक्रम है माइंड वॉश करना, वो माइंड वॉश कर रही। वो उस जनता का जो अपने विचार रखने का प्लेटफॉर्म है, उसमें वहां पे लोगों का माइंड वॉश करने का काम फेसबुक कर रही। तो यह बात तो बिल्कुल स्पष्ट है कि फेसबुक के और बीजेपी के रिश्ते बहुत गहरे हैं, इससे अब कोई इनकार नहीं कर सकता है। अब देखना यह है कि इन रिश्तों की अभी तो कई परतें सामने आनी है। एक बात यह भी मैं कह रहा हूं कि 2014 के लोकसभा चुनावों में, तमाम राज्यों के विधानसभा चुनाव में, आश्चर्य की बात है कि बिहार में विधानसभा चुनाव होना है, वहां पर भी चुनाव आयोग जो सर्वे करा रहा है अभी हाल में, उसमें एक सवाल यह है कि क्या आप इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं? तमाम राजनीतिक पार्टियों के पास फंड नहीं है, बहुत गरीब है, वो कैसे चुनाव लड़ेंगे सोशल मीडिया पर? वर्चुअल वर्ल्ड में चुनाव कैसे लड़ेंगे? तो कहने का मतलब ये है कि ये डाटा कलेक्शन का काम और ये सब चीजें जो सोशल मीडिया के इस्तेमाल को बढ़ावा देने की बात है, उसके पीछे कहीं ना कहीं बहुत बड़ी साजिश छुपी हुई है और यह साफ नजर आती है। और एक बात यह भी कहूंगा कि फेसबुक इंडिया की नीतियां मैं इनको देशद्रोही मानता हूं। साफ शब्दों में कहूं, जो हमारी हिंदू मुस्लिम की जो एकता है, जो गंगा जमुनी तहजीब है, उसके खिलाफ, उसको बढ़ावा देने के लिए जो फेसबुक ने किया, वो राष्ट्र के खिलाफ अपराध। यह बात मैं बार बार कहता हूं। जी, आपने दो चीजों का जिक्र करा, मैं दोनों पर आऊंगा। आपने कुछ फेसबुक के अधिकारियों का जिक्र करा एक वॉल स्ट्रीट जर्नल के आर्टिकल के हवाले से। दूसरा, दिल्ली दंगों पे आपने काफी रोशनी डाली, फेसबुक के क्या इन्वॉल्वमेंट रही उसमें, उस पर आपने कुछ सबूत भी इस कमेटी को भेजे हैं। कई वीडियोस, कई पेजेस, कई पोस्ट फेसबुक के प्लेटफॉर्म पर जो आज भी मौजूद हैं। कई लोगों ने कंप्लेंट करी कि इन्हें हटा दीजिए, इससे दंगा भड़क रहा है, इससे सांप्रदायिक सद्भाव खराब हो रहा है, समुदायों के बीच दुश्मनी पैदा हो रही है, अमन चैन शांति भंग हो रही है, हटा दीजिए, हटा दीजिए, हटा दीजिए। फिर भी फेसबुक ने आज तक उन्हें नहीं हटाया। वो सारे सबूत आपने हमें ईमेल के माध्यम से कमेटी को सौंपे हैं। मैं तमाम सदस्यों के सामने उन सबूतों को पेश करूंगा। इसके साथ साथ एक चीज मैं ये पूछना चाहता हूं कि इस सारी बहस के परिपेक्ष में
क्या आपको लगता है कि एक निष्पक्ष एजेंसी द्वारा दिल्ली दंगों में फेसबुक की क्या भूमिका रही, इसकी एक निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच अति आवश्यक है? जी देखिए, मुझे लगता है कि दिल्ली दंगों की जांच किसी न किसी निष्पक्ष एजेंसी से जरूर करानी चाहिए और तात्कालिक तौर पे इसका फैसला करना चाहिए कि किसी भी निष्पक्ष एजेंसी से जांच कराई जाए। और मैं, अगर कमेटी मुझे बुलाएगी तो कोई भी जांच कमेटी, मैं उनके सामने उपलब्ध होने के लिए भी तैयार हूं। एक बात मुझे और लगती है कि 2014 के बाद देश में जहां जहां दंगे हुए हैं उन सब में फेसबुक की भूमिका की जांच कराई जानी चाहिए, क्योंकि दिल्ली दंगा एक बड़ा दंगा था, देश की राजधानी में हुआ दंगा था। और उसका तो उसकी जांच तो तत्कालिक तौर पे जरूरी है। साथ में 2014 के बाद देश में जहां जहां दंगे हुए उन सबकी जांच कराई जानी चाहिए। और एक बात ये कहना चाहूंगा, पूरे दृढ़ता पूर्वक कहना चाहूंगा कि फेसबुक की भूमिका स्पष्ट है, साफ नजर आती है। फेसबुक के अधिकारियों की संलिप्तता साफ नजर आती है, यह दिखती है। अवेश जी, एक चीज और थी, ये 17 अगस्त 2020 को आपने एफआईआर कराई फेसबुक की एक अधिकारी अंकी दास के खिलाफ, जिसका जिक्र मैंने किया, एफआईआर कमेटी के सामने पेश करी। 16 अगस्त 2020 को, यानी कि आपके एफआईआर दर्ज कराने से मात्र एक दिन पहले, उसी अधिकारी फेसबुक के जिसका जिक्र आप अपनी शिकायत में करते हैं, एफआईआर में करते हैं, उन्होंने भी एक शिकायत दर्ज कराई थी दिल्ली में स्थित एक पुलिस थाने में आपके खिलाफ, और ये कहा था कि शायद आप उन्हें हैरेस कर रहे हैं, थ्रेटन कर रहे हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा, सोशल मीडिया के माध्यम से। क्या ये सत्य है? जी आपको बताऊं, बिल्कुल सत्य है और इसका अनुमान मुझे पहले से था। चेयरमैन साहब, मैं आपको बताऊं कि मैं एक प्रतिष्ठित अखबार में छत्तीसगढ़ में, मैं उसका न्यूज एडिटर हुआ करता था। पुलवामा हमले के बाद स्थितियां लगातार बदली। न्यूज रूम में जो माहौल है देश के, वो आप सब लोग जानते होंगे, नहीं जानते होंगे तो थोड़ा ये मुझसे सुन भी सकते हैं। ये एक छोटी सी बात, आपका थोड़ा सा समय लूंगा कि पुलवामा, पोस्ट पुलवामा, लगातार इस बात का प्रेशर देश भर के पत्रकारों में था कि सोशल मीडिया पर कुछ भी सरकार का न्यूज़ नहीं लिखेंगे, आप किसी भी कीमत पर किसी सर्जिकल स्ट्राइक का को लेकर के कोई बात नहीं कहेंगे, और जो सरकार की पॉलिसी है उसका अनुसरण करें। मैं यह बात आज आप सबको, कमेटी को बताना चाहूंगा। मुझे कहने में दुख भी है, अपार दुख है कि पुलवामा के बाद कई बार ऐसा होता रहा है फेसबुक में कि मैं पोस्ट लिखता था, एक दो दिन बाद उसको हटा कर देता था या हाइड कर देता था, कि हमारी कम से कम यह ना हो कि मैं जिस अखबार में काम कर रहा हूं उसके एडिटर्स, उसके टॉप लेवल के लोग जो हैं मेरे खिलाफ इसलिए कार्रवाई कर दे कि मैंने फेसबुक पर सवाल क्यों खड़ा किया। और वो करते तो करते 19 जून को इसी साल मुझे टर्मिनेशन का ऑर्डर आ गया जिस अखबार में मैं काम करता था। और ये हुआ क्यों? केवल फेसबुक पर पोस्ट लिखने की वजह से। लगातार धमकियां मिलती रही, गाली देते रहे लोग, और मुझे इस बात का अनुमान था कि यह बात तो और आगे जाएगी। अंकित दास पब्लिक पॉलिसी डायरेक्टर है, मैं एक छोटा सा आदमी, मैं एक छोटा जर्नलिस्ट, रायपुर छत्तीसगढ़, एक आदिवासी बहुल इलाका प्रदेश, पुणे में रायपुर का मैं रहने वाला, लेकिन इस बात का हमें अनुमान लग गया था। आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहूंगा। पुलवामा की घटना के बाद हमने एक पोस्ट लिखी, वो पोस्ट थी, मैं देख करके बहुत दुखी था जिस तरह से जवान हमारे शहीद हुए। हमने लिखा कि अभी 17 जवानों का पता न चल रहा है। इन जवानों के न मिलने का मतलब आप समझ रहे होंगे ना, उनके घर वालों के नंबर है हमारे पास, कैसे पूछूं कि क्या हुआ। कहां है पंकज त्रिपाठी, कहां है जीत राम, वंदना नितिन को क्या हुआ, मीना साहू से क्या पूछूं, क्या बोलूं साजिया कौशल को, कौन लेगा इन बेकसूर जवानों के शहादत की जिम्मेदारी। यह यकीनन राष्ट्रीय शोक का वक्त है, लेकिन यह भी मानना होगा कि हमारा देश नेतृत्व विहीन है।
और कुछ लोग हैं जो इस सरकार को चला रहे हैं, कुछ लोग हैं जो इस सरकार को वाह-वाह कर रहे हैं। ये अब पोस्ट फेसबुक ने हटा दी। सीए एनआरसी के खिलाफ देश के आदिवासियों माने छत्तीसगढ़ के लाखों आदिवासियों ने भिलाई में भयंकर जुलूस निकाला। उसका मैं लाइव कर रहा था, लाइव किया, उसको लाखों लोगों ने देखा, करीब 12-14 लाख लोगों ने देखा देश भर में। उसको फेसबुक ने ब्लॉक कर दिया। दरअसल कहीं न कहीं से मुझे ये लगता है, जो बार बार मैं कह रहा हूं कि बुरे विचारों को वो तो उसको स्थापित कर रहा है, लेकिन साथ में जो समाज को जोड़ने वाले अच्छे विचार हैं उनको एलिमिनेट करने का काम भी फेसबुक ने किया। सर्वाधिक दुखद है। जब मैं ये करता रहा, मैं आपको बताऊं, जब मुझे सूचना मिली कि अंकी दास ने आपके खिलाफ अंकी दास ने कोई कंप्लेंट दर्ज कराई है, मुझे पता नहीं क्यों इस बात का अंदर से अनुमान था कि उन्होंने मेरे खिलाफ भी कंप्लेंट दर्ज कराई हो। जो 5 लोगों के खिलाफ कंप्लेंट कराई उसमें मैं केवल एक अकेला मैं था जो आइडेंटिफाइड था। मैंने केवल WSJ की जो खबर थी उसका अनुवाद करके, उसको संक्षिप्त करके अपने हिंदी के पाठकों के लिए लगाया था, क्योंकि मैं जानता हूं कि हमारा हिंदी का पाठक जो है वो बेचारा देश दुनिया की खबर नहीं रखता। अंग्रेजी की बात अंग्रेजी में शुरू होकर वही खत्म हो जाती है। हम कहें उसको जानना चाहिए फेसबुक क्या कर रहा है, क्योंकि वो सर्वाधिक हेट स्पीच का इस्तेमाल करता है, हेट वो करता है। और बड़े आश्चर्य की बात है, जिसका मुझे अनुमान था 16 को जब मैंने ये पोस्ट लगाई थी, उसके बाद बीजेपी के कुछ नेताओं ने मुझे बताया कि मैं छत्तीसगढ़ में रहने वाला बाहरी हूं, चूंकि मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं, ये बाहरी आ गया, यहाँ पे बाहरी पत्रकार आ गया, ये सब चीजें चल रही थी। और अगले दिन मेरे खिलाफ मैंने देखा ये कंप्लेन नहीं है। और ये बात मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं से इस बात को कहने में कोई दो राय नहीं है कि बीजेपी के कुछ लोग भी शामिल रहे निश्चित तौर पर उनको उकसाने में, क्योंकि मैंने उनको जानता हूं, ना हमारी कभी उनसे बात हुई थी, ना मैंने उनको कभी मैसेजेस किए थे, और उसके बाद उन्होंने ये किया। वेश जी, बस ज्यादा समय नहीं लेंगे, 1-2 सवाल और हैं, फिर मैं अन्य सदस्यों से दरख्वास्त करूंगा यदि उनके कोई सवाल हैं आपसे तो वो पूछेंगे। क्या आपको लगता है कि मिस अंकी दास, जिनका जिक्र इस कमेटी के सामने कई बार हुआ, वो एक ऐसी पोजीशन पर हैं फेसबुक इंडिया में, एक ऐसा अहम दायित्व संभाल रही हैं कि उन्हें अपनी ड्यूटीज और ऑब्लिगेशंस डिस्चार्ज करते समय, यानी कि अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए इंडिपेंडेंट, अनबायस्ड, ऑब्जेक्टिव, निष्पक्ष, स्वतंत्र अवश्य रहना चाहिए। और यदि वो नहीं है इंडिपेंडेंट, अनबायस्ड, ऑब्जेक्टिव, निष्पक्ष और स्वतंत्र, और उनका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट साफ तौर पे नजर आ रहा है, वॉल स्ट्रीट जर्नल के आर्टिकल्स का भी आपने हवाला दिया, तो क्या फेसबुक जो एक अंतर्राष्ट्रीय बॉडी है, उन लोगों को संज्ञान लेते हुए हिंदुस्तान में जो उनके अधिकारी हैं उसमें फेरबदल करते हुए निष्पक्षता की ओर एक कदम बढ़ाना चाहिए और ऐसे लोगों को फेसबुक से तुरंत प्रभाव से निष्कासित कर देना चाहिए? जी, मुझे लगता है कि अब तक ये कार्रवाई हो जानी चाहिए, और अब ये बात साबित भी हो गई है। अभी आपको याद होगा कि एक बज़ और हफिंगटन पोस्ट ने भी ये खबर छापी है, अल जजीरा ने भी छापी है कि अंकी दास ने बाकायदे माफी मांगी है मुस्लिम कर्मचारियों से अपने, कि उन्होंने इस तरह की पोस्ट की जो कहीं ना कहीं से मुस्लिम सेंटीमेंट्स को, देश के उनको, फेसबुक के एम्प्लॉइज के मुस्लिम सेंटीमेंट्स को, यह बात बिल्कुल साफ है, एकदम स्पष्ट है कि कहीं न कहीं से जब वो मान चुकी है इस बात को, और लगातार फेसबुक के जो टॉप लेवल के अधिकारी हैं उनको इस बात की खबर भी दी जा चुकी है कि आपका जो पॉलिसी डायरेक्टर है वो यहाँ पे जो हमारा संघीय ढांचा है उसको पूरी तरह से छिन्न भिन्न करने की कोशिश कर रहा है। अब तक तो कार्रवाई हो जानी चाहिए थी, मुझे नहीं समझ में आता इतना विलंब क्यों हुआ इसमें। इस कमेटी के अध्यक्ष के तौर पे मैंने आपसे कई अहम सवाल पूछे, आपने बड़ी बेबाकी से उन सारे सवालों का जवाब दिया। कमेटी के सामने ईमेल के माध्यम से
आपने तमाम सबूत जिनका जिक्र आपने अपने वक्तव्य में किया वो भी पेश किया। ये कमेटी आपका धन्यवाद भी देती है और उम्मीद करती है कि आने वाले समय में यदि आपसे कोई स्पष्टीकरण हमें चाहिए होगा और जानकारी चाहिए होगी या कमेटी के सदस्यों का आपसे कोई भी सवाल होगा तो आप जरूर इस कमेटी के सामने दोबारा पेश होंगे। मैं अन्य सदस्यों से गुजारिश करूंगा अगर किसी का भी कोई सवाल हमारे गवाह श्री अवेश तिवारी जी से है तो कृपया कर आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद अध्यक्ष जी। बस मेरा अवेश जी से एक ही सवाल है कि अभी आपने अपनी बातों में एक बात कही कि रामेश्वर विश्व पंकज जी जो कपिल मिश्रा के पिताजी हैं, उन्होंने अपनी एफबी से पोस्ट किया कि हमारे पास ऐसे पोस्ट ना डालें जिसमें कोई हिंदू किसी मुस्लिम की जान बचा रहा हो, इससे मेरा खून खोलता है। तो इस पोस्ट को लेकर क्या आपने कोई कंप्लेंट अपनी दर्ज कराई थी फेसबुक को या अन्य किसी को? मैंने बताया कि इसके लिए तो फेसबुक पे शिकायत दर्ज कराई और कहा कि ये हेट स्पीच के अंतर्गत है, इसको हटाया जाए। फेसबुक ने नहीं हटाया। उसके बाद फिर जब उन्होंने नहीं हटाया तो फिर हमने पोस्ट लिखा उनको लेकर के पंकज जी को। और मुझे जहां तक पता था कि जो कपिल मिश्रा जी की माता जी हैं वो विदुषी हैं जयशंकर प्रसाद पे, महाकवि जयशंकर प्रसाद पे उन्होंने बड़ा अध्ययन किया है। मुझे लगता था कि इस तरह की भाषा कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं वो। जब मैंने कंप्लेंट की कुछ नहीं हुआ तो उसके बाद फिर मैंने एक फेसबुक पोस्ट लिख करके अपना विरोध जताया कि देखिए इस तरह की चीजें, इस तरह की भाषा, जब दिल्ली में दंगा भड़का हुआ है, दोनों तरफ से लोग मारे जा रहे हैं, तो ऐसा कैसे कोई लिख सकता है? एक्शन लिया नहीं फिर इसके ऊपर? आप यही दिक्कत इसी बात की है कि जिन बातों से समाज टूटता है, जिन बातों से दिल टूटते हैं अल्पसंख्यकों के, उन बातों को बढ़ावा देने का काम लगातार कर रहा है फेसबुक। दुखद यही है और ये केवल पॉलिसी की वजह से। तिवारी जी एक बात बताइए, जो जर्नलिज्म का बेसिक मोटो क्या है आपके विचार में? इसका क्या मोटो है? जर्नलिज्म का, आप जो सीनियर पत्रकार रहे हैं। जी हाँ, जर्नलिज्म का केवल मोटो है जो मैं जो मुझे लगता है, जो मैं मानता हूं कि हमेशा कमजोर के साथ खड़ा रहना, ताकतवर के पक्ष में न खड़ा रहना और जन पक्षधर होना। मैं निष्पक्षता का दावा बिल्कुल नहीं करता। मैं कमजोर के साथ खड़ा हूं, मैं ताकतवर के साथ हरगिज नहीं खड़ा हूं। जर्नलिज्म की बेसिक ड्यूटी क्या है? एक ही ड्यूटी। जर्नलिज्म, एक जर्नलिस्ट, बतौर जर्नलिस्ट मुझे लगता है, जो मेरा अपना कहना है, मानना है, इस पर मेरी जर्नलिज्म है कि केवल खबरें लिखना या सूचनाएं पहुंचाना एक जर्नलिस्ट का काम नहीं है। जिनके लिए खबरें लिख रहा है जर्नलिस्ट, उसको उस खबर की वजह से कुछ मिले का मतलब उसकी मुश्किलें कुछ कम हो। अगर हम लिख रहे हैं दिल्ली दंगों के बारे में और उससे दिल्ली दंगों की तीव्रता कम नहीं होती है तो हमारा जर्नलिज्म किसी काम का नहीं है। अगर हम अपने जर्नलिज्म से, मैं अभी किसी साथी ने मुझसे पूछा था, जो डॉक्टर मनीष कुमार का वीडियो मैंने कमेटी को दिया है, वो कह रहे हैं कि किस तरह से रामलाल की दुकान जल गई, इमरान की बच गई। एक जर्नलिस्ट इस तरह की बातें कैसे कह सकता है? नहीं कह सकता। ऐसा है कि इस देश में ज्यादातर लोग, 90% लोग इलेक्शन के टाइम या इलेक्शन से पहले ओपिनियन फॉर्म करते हैं मीडिया रिपोर्ट से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और चाहे प्रिंट मीडिया। तो एक जर्नलिस्ट को जो है क्या फेक, ट्विस्टेड या कलर्ड जो है न्यूज आइटम देना चाहिए? कैसे आइटम? कलर्ड आइटम हो, कोई फेक आइटम हो या कोई ट्विस्टेड जो है न्यूज हो? बिल्कुल देना चाहिए। और बाकायदे अपनी सबसे बड़ी बात है, मीडिया के चेहरे गौर होनी चाहिए, जो देश में नहीं है। मीडिया को खुद मीडिया के चेहरे गौर होना चाहिए। मीडिया इस बात की एनालिसिस करे कि मीडिया कैसे काम कर रहा है।
लेकिन सच्चाई ये है कि किसी भी पक्ष के जर्नलिस्ट हों, चाहे वो किसी भी मान्यताओं, किसी विचारधारा के हों, लोग दबे छिपे स्वरों में ही बात करते हैं। कोई नहीं कहता, नाम लेकर नहीं कहता कि आप जो टेलीविजन चैनल में चीखते हैं, कोई ये नहीं कहता कि बिना अपराध साबित हुए आप किसी को कैसे विक्टिम बनाते हैं। कोई नहीं कहता कि क्यों एक धर्म, एक संप्रदाय को आप उकसाते हैं, दूसरे को नीचे दिखाते हैं। कोई नहीं कहता कि किसी एक संप्रदाय को आप एक रोग के लिए पूरी की पूरी तरह से दोषी ठहरा करके उसका जीना दुभर कर देते हैं। नाम लेके होना चाहिए कि इन्होंने किया, इन्होंने किया, इन्होंने किया। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो आर्टिकल में फंडामेंटल राइट है, उसको हम पढ़े तो एक चीज लिखी है कि ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है सब्जेक्ट टू रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस है। क्या ऐसे पत्रकार जो ट्विस्टेड न्यूज देते हैं, कलर्ड न्यूज देते हैं या फेक न्यूज देते हैं, वो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस का पालन करते हैं? कि एक बात साफ बताएं, हिंदुस्तान में जो हो रहा है पत्रकारिता, एक पत्रकार, मैं तो अब जब बचपन में छोटा था तो मैं रविवार दिन मान पढ़ा करता था और अखबार, जब से ये 2000 के बाद से, ऐसा नहीं है कि ये 5-6 वर्षों में हुआ, ये पिछले 15-20 वर्षों से जिस तरह की पत्रकारिता हो रही है, और खासतौर से टेलीविजन पत्रकारिता जो है, उसमें हुआ ये है कि मीडिया घरानों के अपने हित इतने बड़े हो गए कि उन्होंने एंकरों को अपने हितों के हिसाब से ढालना शुरू किया। मैं ये नहीं कहता कि अच्छे लोग नहीं है, बहुत अच्छे लोग हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन जब आप मीडिया घरानों के हितों के हिसाब से आप बोलने लगते हैं, उस हिसाब से बात करने लगते हैं, आप व्यक्तिगत दुश्मनी निकालने लगते हैं, जैसे कि साफ दिखाई दे रहा है कि तमाम जर्नलिस्ट टेलीविजन के अपने हित लाभ के हिसाब से, व्यक्ति के कद के हिसाब से, प्रधानमंत्री के आप नजदीक हैं तो आप इस तरह की बातें कर रहे हैं, आप प्रधानमंत्री के विरोधी हैं तो आप इस तरह की बातें कर रहे हैं। एक जो खबरें होनी चाहिए थी कि आप टेलीविजन के सामने बैठ करके आधे घंटे केवल खबर सुन सके, वो एकदम नदारद है। अब सच्चाई ये है कि देश में, मैं ये बात बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, कि फेसबुक पर, ट्विटर पे जो छोटी छोटी 5-5 लाइन की लोग बातें लिखते हैं ना, किसी दूर दराज गांव का आदमी बिहार में जब बाढ़ आई हुई है कटिहार का, वो एक छोटा सा वीडियो अपने मोबाइल की बनाकर लगाता है कि हमारे गांव में बाढ़ आई हुई है और हम अपने घर के भीतर हैं, हम बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। वो खबर है और वो जर्नलिस्ट है। मुझे लगता है कि एक अब जनता खुद ही जर्नलिज्म को अपने हाथ में ले लेगी। आने वाला वक्त ये हो गया है, लोग टीवी नहीं देखेंगे, अखबार नहीं पढ़ेंगे, छोटी छोटी 1-1 मिनट की क्लिप कोई अजनबी कहीं किसी दूर गांव, किसी जंगल से डाल देगा, वही खबर होगी, उसी पर वो करेंगे बात। इसीलिए फेसबुक की जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि वो मॉनिटर करे कि क्या सच है, क्या गलत है, क्या झूठ है। अगर झूठ साबित होता है तो उसको हटाए, ये जरूरी है। आप बिल्कुल ठीक है। मैं एक दो पर्सनल सवाल करूंगा, शायद आप बुरा ना माने। फेसबुक इंडिया से या तो ये अंकी दास हो, इनसे आपकी कोई प्रोफेशनल राइवलरी है? सबसे बड़ी बात यह है, देखिए, मैं एक गांव गिराव का रहने वाला हूं। मैं उत्तर प्रदेश छत्तीसगढ़ की सीमा की एक छोटी सी जगह है सोनभद्र, जहां पर एक बार खबर फेक न्यूज की आपने बात की उठी थी कि वहां सोने की खान मिली। वहां पे सोने की खान मिली, उसके कुछ दिनों पहले वहां पे तमाम 12 करीब आदिवासी मार दिए गए थे गणासे से जमीन के विवाद को लेकर के, जिसकी देश भर में चर्चा थी। तो मैं पर्यावरण के बारे में, नदियों के बारे में, पहाड़ों के बारे में, आदिवासियों के बारे में लिखने वाला आदमी हूँ। फेसबुक पर मेरी उपस्थिति केवल इतनी इस वजह से है, मुझे लगा कि और लोगों की तरह हम ट्विटर पे नहीं है, ट्विटर पे कम हम नहीं लिख पाते, क्योंकि अंग्रेजी भाषा लिखने में मुझे मुश्किल होती है, मैं अंग्रेजी समझ लेता हूँ। तो मुझे लगा कि अभिव्यक्ति का माध्यम है लोगों तक पहुंचने का, जो हजारों लोग, लाखों लोग मुझे पढ़ते हैं, आपको देख भी रहे होंगे इस वक्त हमारे फेसबुक पेज पे और अन्य जगहों पे, वो मुझे लगा कि एक माध्यम है। अंकी दास को न मैं जानता हूँ, न मिला हूँ, न कुछ, लेकिन ये सच है कि फेसबुक को जो मैं पिछले 10 वर्षों से लगातार मॉनिटर कर रहा हूँ, लगातार उसके बारे में लिख रहा हूँ, वो जिस ढंग से काम कर रहा है देख रहा हूँ, और यह देख करके अवाक हूँ कि ईवीएम की चर्चा होती है, फेसबुक सोशल मीडिया की चर्चा ही नहीं होती, जबकि सबसे बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका तो वो निभा रहा है। तो मुझे लगा कि नहीं, यह बात कहनी चाहिए, लिखनी चाहिए। और अंकी दास का जहां तक सवाल है, बतौर महिला उनका सम्मान है,
मैंने अपने फेसबुक पोस्ट पे लिखा साफ साफ कि अंकी दास जी का कोई भी अपशब्द का इस्तेमाल उनके खिलाफ नहीं करेगा, कोई भी उनके खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल नहीं करेगा, और बस इस बात की है कि हमारे जो देश के मूल्य हैं, तो धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद की जो बात है, उसको कोई नुकसान पहुंचाएगा तो वो बात बतौर जर्नलिस्ट मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। अच्छा, एक बात और बताइए आप कि आपकी कोई किसी पार्टी की तरफ कोई पॉलिटिकल इंक्लिनेशन है? जी बिल्कुल नहीं। अक्सर लोग पूछते हैं मुझे, आप आश्चर्य करेंगे कि कभी कोई मुझे भाजपा का बता देता है, कोई कहता है कि बहुत कट्टर वामपंथी है, तो कभी कह देते हैं लोग कि कांग्रेस पार्टी से एफिलिएशन है। आपको बताऊं कि मैं यहाँ पे छत्तीसगढ़ में एक फेक न्यूज कमेटी बनी हुई है, छत्तीसगढ़ में गवर्नमेंट की है, उसमें टाइम्स ऑफ इंडिया के कॉरेस्पॉन्डेंट भी हैं, मैं भी हूँ, तमाम लोग हैं उसमें। खाली हम लोग फेक न्यूज पे कभी अब मुश्किल से 2-4 बैठकें उसकी हुई हों, कभी किसी पार्टी के प्रति, किसी दल के प्रति। और अगर आप देखेंगे कि 2014 के पहले तो मैं कांग्रेस के खिलाफ लगातार गंभीर लिखता था, बहुत ऐसा लिखता था, और मुझे उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव की सरकार थी, खूब उनके खिलाफ लिखा, जम के लिखा। लेकिन होता यही है, अपने आप होता है, ये मैं नहीं जानता क्यों होता है। जिसकी सरकार होती है, जिसकी सत्ता होती है, मेरी कलम उसके खिलाफ और ज्यादा चलने लगती है। ये बात बार बार होती है, और मुझे लगता है मीडिया का काम यही है। मीडिया का काम केवल मॉनिटर करना नहीं है, मीडिया का काम है कि वो कमजोर की ताकत बने और सत्ता को याद दिलाए, सही करे तो भी याद दिलाए, गलत करे तो भी याद दिलाए। देखो इसमें ये हो सकता, ये कमी थी, इसको बिल्कुल सही कहा आपने कि दिल्ली में एक एफआईआर होती है आपके खिलाफ 16 अगस्त को जी, 17 अगस्त को आप छत्तीसगढ़ में एफआईआर कराते हैं जी। तो आपकी एफआईआर को आफ्टर थॉट या काउंटर प्रोडक्टिव क्यों ना माना जाए? क्या ना माना जाए? आफ्टर थॉट एक्शन? ना 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 ना, एकदम नहीं। आपको बताऊं कि जब हमने एफआईआर कराई, उसके पहले हमारे तमाम पत्रकार साथियों ने जो छत्तीसगढ़ के हैं, और मैं अकेले नहीं गया था, यहाँ पर तो पुलिस एफआईआर भी नहीं कर रही थी, और तकरीबन 25-30 की संख्या में हम पत्रकार साथी बाकायदे बैठ करके तय करके, मुझे जब ये लगा, बार बार लगा कि ये मुझको टारगेट करने का मतलब केवल हम नहीं है। दरअसल यह बात साफ है कि जिस तरह से दिल्ली सरकार, तमाम विपक्ष की पार्टियां, कांग्रेस, यह लोग जिस तरह से WSJ में खबर आने के बाद अंकी दास का विरोध कर रहे थे, और जिस तरह की चीजें सामने पीछे से छन के आ रही थी। अंकी दास की बहन है रश्मि दास जी, ABVP से लंबे समय से जुड़ी हुई हैं, उनके ससुर हैं, वो लिखते रहे हैं पांचजन में, उनके पति हैं सौम्या चट्टोपाध्याय, ADB में हैं, और शायद मुझे जहां तक याद है कि पुलिस सेवा में भी रहे हैं। तो मुझे लगा कि कहीं न कहीं से ये जो है डेविएट करने की कोशिश कर रही है इस पूरे मामले को। और यह बात मुझे जब ये समझ में आया, मैंने एनालिसिस की, धमकी दी गई, उसी पोस्ट पर गाली जला देंगे तुमको और क्या क्या, और जिस तरह से बीजेपी के तमाम नेता मेरे मुझको लेकर के लिख रहे थे कि कोई छत्तीसगढ़ के की बाहरी व्यक्ति है और ये है वो है और इस तरह की चीजें कर रहे हैं, तब मुझे लगा कि नहीं, ये बात ऐसे आसान नहीं है जैसा मैं समझ रहा हूँ। मैं रहता हूँ, जाता हूँ तमाम जगहों पे अकेले ही, कोई घटना घट जाए तो मैं क्या करूंगा, और उसके बाद मैंने लिया कि FIR कराना जरूरी है। जी कि आपने स्टेट गवर्नमेंट छत्तीसगढ़ को या भारत सरकार को कभी लिखा कि भाई ये तो ऑब्जेक्शनल मटेरियल है फेसबुक पे, इसको हटाया जाए, इसको डिलीट किया जाए? मैंने फेसबुक को लिखा, मैंने किसी भारत सरकार कौन होती है फेसबुक की भाई? छत्तीसगढ़ सरकार कौन होती है फेसबुक की? मालिक तो फेसबुक है। हजारों बार लिखा, मेरे लाइव बार बार ब्लॉक किए जा रहे थे। जब आप जो बातें कह रहे हैं वो बातें मैं कहूं, जब फेसबुक की पॉलिसी को लेकर के कहूं, तो मेरे वीडियो ब्लॉक कर दिए जाए। 15 दिन, एक महीने तक मैं समझ ना पाऊं। अच्छा, एक बात और भी है, उसकी कोई वार्निंग नहीं, कोई बात मुझे नहीं कही क्यों ब्लॉक किया गया। ये अजीब सी पॉलिसी थी कि फेसबुक ने मुझे कभी बताया नहीं कि क्यों ब्लॉक किए गए। और ऐसा खाली मेरे साथ नहीं हुआ, तमाम लोग जो सेकुलरिज्म के पक्ष में, धर्मनिरपेक्षता के पक्ष में बेहतर बातें लिख रहे थे, लगातार आज भी लिख रहे हैं,
आप खुद, हमको लगता है कि एक बार कमेटी को एग्जामिन कराना चाहिए या एक पोल कराना चाहिए कि कितने लोगों की फेसबुक पोस्ट की रीच कम हुई है। ये रीच कम क्यों हुई, इसके पीछे कौन सा सॉफ्टवेयर, कौन सी टेक्नोलॉजी काम की गई, और उनकी पोस्ट की रीच कैसे बढ़ा दी गई, वो लाखों लोगों तक कैसे पहुंचने लगी जिसमें हेट स्पीचेस थे। तिवारी जी के 16/8/2020 से पहले आपने फेसबुक के अगेंस्ट किसी भी फोरम पे कोई कंप्लेंट की? जी नहीं, उसके पहले फोरम में मैंने केवल फेसबुक पे कंप्लेंट की और बार बार की, यह बात मैं कहना चाहूंगा। एक बात और बताइए कि कभी किसी स्टेज पे आपने छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट को अप्रोच किया कि भाई ये जो ऑब्जेक्शन मटेरियल जो पोस्ट है इनको रेस्ट्रेन किया जाए, फेसबुक को ना डाल रखें इस पे या इसको डिलीट किया जाए? जी देखिए, जब खबर आई उसके बाद जो हम लोगों ने खुद इन्वेस्टिगेशन किया है, मैंने जो अपना इन्वेस्टिगेशन किया उनमें से कुछ बातें आपको बता रखा हूं मैं, जो बातें आज की बात में आई है सामने, और मैं उसकी तैयारी कर रहा हूं। आपको मैं स्पष्ट बताना चाहूं कि इसको लेकर के हमारे वकील साथी इसकी तैयारी कर रहे हैं कि हम बिलासपुर हाई कोर्ट को अप्रोच करेंगे इसको लेकर के, क्योंकि ये मामला बड़ा गंभीर है, ये संघीय ढांचे पर सीधे सीधे हमले का मामला है। जी तिवारी साहब, आपने बताया कि सीएए के खिलाफ छत्तीसगढ़ के आदिवासी रोष मार्च निकाल रहे थे जिसे आपने लाइव किया, और उस लाइव को आपके पेज पर लाखों लोगों ने देखा और वो फिर आपके फेसबुक पेज से गिरा दिया गया। तो ये वो बता देगा, मैं आज तक नहीं जान पाया उसमें उनकी बताया गया। तो आपको किसी किस्म की कोई बॉर्डरिंग, कोई मैसेज ऐसा कुछ दिया फेसबुक ने? आरसी को लेकर के तो मेरा अपना पक्ष था, बड़ा स्पष्ट था कि यार ये देश बड़ा विविधतापूर्ण है, उसको जैसे चल रहा है चलने देना चाहिए, उसमें कम से कम उसके ताने बाने को तोड़ने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। और मैं लगातार लिख रहा था, उसके पक्ष में लिख रहा था कि जो आम जनता है उसके पक्ष में लिख रहा था और खूब लिख रहा था। तो मैं देखने लगा कि मुझे धमकियां आ रही थी लगातार, तमाम तरह की बातें कि तुम वो हो गए हो, और एक बात लोगों को और आश्चर्य होता है, लोग मेरे जाति पर, मेरे धर्म पर ये करते हैं कि आप कैसे उनके साथ जा सकते हो, इस तरह की बातें भी कही जा सकती है। बतौर जर्नलिस्ट मुझ पर बहुत प्रेशर था, और आपको ये बता चुका हूं मैं बार बार कि मैं अखबार में था, तो उस वजह से अखबार के लोग प्रेशर डाल रहे थे, बार बार प्रेशर डाल रहे थे कि नहीं आप किसी भी तरह से जो अखबार की लाइन है उसे मत छोड़िए। तो मुझे इस बात का अनुमान था कि कुछ चीजें चल रही है, लेकिन अचानक जब ये पोस्ट मेरा लाइव हटाए जाने लगे, इस तरह के लाइव हटाए जाने लगे जिसमें आम लोगों की बात थी, तब मुझे ये महसूस हो गया था कि नहीं, ये बातें ठीक नहीं हो रही हैं, ये केवल हेट स्पीचेस को बढ़ावा नहीं दे रहे हैं, ये जो अच्छे विचार हैं, बेहतर बातें जो कही जा रही है उसको भी ये हटाने, रिमूव करने का काम कर रहे हैं। जिस मुद्दे पर हम बात कर रहे हैं, तीन चीजें इसमें निकल के आ रही हैं कि एक तो फेसबुक नफरत भड़काने वाली चीजों को बढ़ावा दे रहा है, दूसरा आपसी सद्भावना जिन चीजों से बनती है उनको रोक भी रहा है, और तीसरा कोई अन्य भी सामाजिक मुद्दा है वो भी किसी एक दल के या किसी एक शक्ति के इशारे पर उसको भी रोकता है। चेयरमैन साहब, ये देखना पड़ेगा कि किस फेसबुक की शिकायत किस फोरम पर हो और क्या इस पर कार्रवाई की जा सके। धन्यवाद तिवारी जी। बहुत बहुत शुक्रिया तिवारी जी, इस कमेटी के सामने पेश होने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये कमेटी अपनी कार्रवाई को 10 मिनट के लिए स्थगित कर रही है। 10 मिनट बाद एक दूसरे गवाह हमारे साथ जुड़ेंगे स्काइप के माध्यम से। शुक्रिया। 10 मिनट के लिए कार्रवाई स्थगित की जाती है।